अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऑर्गेनिल्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एल्गी के पास मौजूद है। ये बाकी एनिमल के पास नहीं है, उनकी सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड एक वो चीज़ है जिसने प्लांट और एनिमल को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया। इसकी बुनियाद पे प्लांट और एनिमल को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया। प्लास्टिड तीन तरह के शिकलों में प्लांट के अंदर पाया जाता है। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इन्हें तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं। इन प्लास्टिड को पढ़ते हुए सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट के पास मौजूद है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और किस्म के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसका नाम क्लोरोफिल है। इसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इस तरह बहुत तरह के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का कलर, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर का है, इसीलिए इसने क्लोरोप्लास्ट को भी ग्रीन कलर दिया क्लोरोफिल है। इसी तरह अगर देखा जाए क्रोमोप्लास्ट प्लांट के रंगीन पार्ट्स में पाया जाता है। प्लांट की फूल्स रंगीन तक, प्लांट की फ्रूट, इसके ऊपर वाला कवर रंगीन है। क्यों? क्योंकि प्लांट की एक तरह की प्लास्टिड है प्लांट के अंदर। उस प्लास्टिड का काम यह है कि मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट को मुख्तलिफ कलर दे देना, और इसके पास पिगमेंट मौजूद है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? कैरोटीनॉइड्स। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट था जिसका नाम क्लोरोफिल था। अब ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्लांट को दे रहा है। कैरोटीनॉइड्स मुख्तलिफ तरह के येलो कलर हो, ऑरेंज कलर हो, रेड कलर हो, मुख्तलिफ तरह के कलर्स प्लांट को दे देते हैं। प्लांट के किन पार्ट्स को दे रहे हैं? प्लांट के पत्तों को रंगीन, फूल के रंगीन पत्तों को, और प्लांट की फ्रूट्स के जो कलर्स है, टमाटर के कलर को देके, सेब के कलर को देके, आम के कलर को देके, मैंगो के कलर को देके, ये सारे जो मुख्तलिफ तरह के कलर्स इसको मिले हैं, ये क्रोमोप्लास्ट ही दिए हैं। देखिए, ये फ्लावर को कलर देते हैं, फ्रूट को दे देते हैं, रूट को जैसे गाजर है, और लीफ को दे देते हैं। क्रोमोप्लास्ट याद कर लें। क्रोमोप्लास्ट जो पत्ते गिरने वाले होते हैं, यानी खजां के टाइम पत्तों की कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर के, रेड कलर के, मतलब तरह के पत्ते आपको नजर आते हैं। वो पत्ते क्यों रेड कलर के होते हैं? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, यानी क्रोमोप्लास्ट वाला उसको फिर कलर दे देते हैं। एक और तरह की प्लास्टिड्स है जिसका नाम ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, यानी इसके अंदर कोई पिगमेंट्स नहीं है। इसके पास न क्लोरोफिल है, इसके पास कैरोटीनॉइड्स है। ये कलरलेस है। कलरलेस है तो फिर कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, प्रेजेंट इन द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट की जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स है, क्लोरोप्लास्ट यानी जहाँ पे न हो, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट वहाँ पे पाया जाता है। जैसा कि रूट्स के अंदर पाया जाता है, बल्ब के अंदर पाया जाता है, और इसी तरह सीड के अंदर पाया जाता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट रूट के अंदर, बल्ब के अंदर, इसी बल्ब से बाद प्याज के अंदर, इसी तरह सीड के अंदर पाया जाता है। और इसी तरह प्लांट के अंदर तीन तरह के खुराक स्टोर होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या लिपिड होगा। ल्यूकोप्लास्ट भी इसी तरह तीन तरह के हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इसमें स्टार्च जो है स्टोर होते हैं। पोटैटो के अंदर स्टार होते हैं, यानी इसी मुराद वहाँ पे अमाइलोप्लास्ट ज़्यादा मौजूद है। इसी तरह इलियोप्लास्ट जहाँ पे लिपिड स्टोर हो जाते हैं। प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीन से मुराद प्रोटीन, प्रोटियोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन, यानी ये तीन तरह के हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है। हमारा असल जो टॉपिक है, हमारा असल टारगेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से बात करना है। क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ है जिसने दुनिया की जितनी भी जायदाद है वो उन सबको प्लांट के मोहताज बनाए। देखिए, हम प्लांट के बगैर नहीं रह सकते। दुनिया में अगर प्लांट ना हो तो हम लोग यहाँ पे जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? जितनी भी खुराक हम लोग हासिल करते हैं, सारे के सारे लोग प्लांट ही से हासिल करते हैं, और जिंदगी की ज़्यादातर चीज़ें हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं।
प्लांट के पास ऐसा क्या है, ऐसा स्पेशल क्या है जिसने पूरी दुनिया को अपना मोहताज बनाया? तो प्लांट के पास वो चीज़ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम मैंने वाज़ेह तौर पर आपके सामने पेश किया हुआ है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को डिटेल्स भी पढ़ा। हमारा असल टारगेट क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये है। क्लोरोप्लास्ट को देखते हुए आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद आ चुका होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक स्ट्रक्चर था, डबल मेम्ब्रेन था। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है। एक इसका फास्फोलिपिड बाइलेयर है, इसका दूसरा फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ये मैंने इसको यहाँ से काट के अंदर की कहानियां के सामने रखी। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है? देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको नजर आ रहे हैं, बहुत से बेस आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग एक कॉइन दूसरे के ऊपर रखते हैं, दूसरा तीसरे के ऊपर, इन बहुत से कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। ये अलग अलग कॉइन्स हैं। अभी एक कॉइन्स को क्या कहते हैं? ये जो एक कॉइन्स है, दूसरा तीसरा, एक कॉइन्स को थैलेकॉइड्स कहते हैं। एक कॉइन्स थैलेकॉइड्स। देखिए मैंने एक कॉइन्स एक उठाया है, ये थैलेकॉइड्स है। जब बहुत से कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। बहुत से थैलेकॉइड्स मिल जाते हैं तब इसको ग्रेनम्स कहते हैं। आप जरा देखिए, ये जो ग्रेनम है और ये ग्रेनम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक ग्रेनम दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ, हर ग्रेनम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अभी जहां से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है उसको क्या कहते हैं? इसको लेमेला कहते हैं। इसको लेमेला कहते हैं। किस चीज का लेमेला? इंटर ग्रेनम लेमेला, यानी दो ग्रेनम के दरमियान लेमेला, इंटर ग्रेनम लेमेला इसको कहते हैं। और इसी तरह ये जो खाली एरिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे खाली एरिया जो आपको नजर आ रहा है, उस खाली एरिया को आमतौर पर मैट्रिक्स कहते हैं, मगर इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये जो खाली एरिया है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये इसका स्ट्रोमा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रोमा है। ये खाली एरिया, खाली नहीं है, लाजमी बात है, ये फ्लूइड से बना हुआ है, अंदर एक सॉल्यूशन से बना हुआ है, एक फ्लूइड से बना हुआ है। एक और चीज आपको नजर आ रहा होगा, इसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। ये जो डायग्राम है, ये इसका नाम डीएनए है। ये क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है। आमतौर पर देखिए एक सेल के पास डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होते हैं, मगर वह दो ऑर्गेनेल्स है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास अपना एक स्पेशल डीएनए मौजूद है। और इसी तरह इसके पास अपना राइबोसोम्स भी मौजूद है। देखिए ये जो आपको दाने नजर आ रहा है, ये राइबोसोम्स है। जिस ऑर्गेनेल के पास डीएनए भी मौजूद हो और राइबोसोम्स भी मौजूद हो, राइबोसोम का काम प्रोटीन तैयार करना, पिक्चर प्रोटीन है। तो इस प्लांट के लिए फिर ये किसी का मोहताज हो सकता है? इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स है, यानी अपना प्रोटीन, कोई भी एंजाइम बना रहा हो, प्रोटीन बना रहा हो, जिस हद तक इसके पास कोड मौजूद हो, अपने लिए अपना प्रोटीन खुद तैयार कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट ये अपने लिए अपने प्रोटीन वगैरह तैयार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना भी इसकी प्रोटीन्स है वो सारे खुद ही तैयार करते हैं। कुछ प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से बी वाले बन के इसके पास आ जाते हैं, क्योंकि इसके डीएनए के ऊपर इतने सारे कोड्स नहीं है, सारे जो इसके लिए प्रोटीन की जरूरत है, सारे प्रोटीन की कोडिंग इसके पास नहीं है। कुछ प्रोटीन बाहर भी इसके पास आ जाते हैं। बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पड़े हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स पड़े थे, वहां पे तैयार होकर इसके पास आ सकते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज तैयार होते हैं। सूरज की रोशनी को ट्रेप करके वहाँ से ग्लूकोज तैयार करना। फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को डार्क रिएक्शन कहते हैं। अभी डार्क रिएक्शन
क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे हो रहा है और लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। देखिए एक ग्रेनम उठा ले, एक ग्रेनम मैंने उठाने की याद रखा, एक ग्रेनम मेरे पास है, अगर इस ग्रेनम को अंदर से इस तरह काट दे, वो ग्रेनम है इसको इस तरह काट ले, ये आपको आपके सामने मैंने काट करके ग्रेनम को मैंने काट करके अंदर से दिखाया, ये अंदर से खाली है, डब्बा है, ये सारे जो तरकर्ज है ये अंदर से खाली है, डब्बे हैं और एक फ्लूइड से भरे हुए हैं, इसके अंदर पानी पाया जाता है, फ्लूइड से भरा हुआ है। तो यहाँ पे फ्लूइड से भरा हुआ मैंने क्या किया, इसका ये छोटा सा टुकड़ा काट लिया। लाजमी बात है ये जो डब्बा बना हुआ है प्लास्टिक का तो नहीं है, फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो तरकर्ड मेम्ब्रेन है ये भी फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। फास्फोलिपिड बाइलेयर जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ रहे थे वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड थे, कुछ प्रोटीन्स लगे हुए थे। अभी जो प्रोटीन वहाँ पे लगे हुए थे उनके फंक्शंस भी मुख्तलिफ थे, कुछ कैरियर के तौर पे काम करते थे, कैरियर प्रोटीन थे, कुछ एंजाइम्स के तौर पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो तरकर्ड है, इस तरकर्ड एक मेम्ब्रेन मैंने काट किया है आपके सामने रख दिया, फास्फोलिपिड बाइलेयर का एक मेम्ब्रेन है, ये आप समझे कि ये ल्यूमन है, इसका अंदर वाला हिस्सा इसको कहते हैं खाली, जो खाली हिस्सा अंदर इसको ल्यूमन कहते हैं, आप समझे ये ल्यूमन है, ल्यूमन है। और ये जो तरकर्ड के बाहर वाला हिस्सा है, लाजमी बात तरकर्ड के बाहर वाला हिस्सा क्या करेंगे, तरकर्ड के बाहर वाला हिस्सा क्या है, ये इसका स्ट्रोमा है, ये बाहर वाला जो खाली स्ट्रोमा है, अंदर ल्यूमन है। तो ये भी मैंने ल्यूमन बनाया, ये मैंने स्ट्रोमा बनाया, स्ट्रोमा। जब सूरज की रोशनी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ जाती है तो यहाँ से पास होते हुए ग्रेनम के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ जाती है, ग्रेनम के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ जाती है आप समझिए कि तरकर्ड की मेम्ब्रेन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तरकर्ड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर नजर रखिए, एक प्रोटीन था, उस प्रोटीन के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी बहुत ज्यादा मिकदार में एक बंच, एक गुच्छे के शक्ल में पड़े हुए हैं, आप समझे, एक बहुत से क्लोरोफिल ए, बी और केरोटिनॉइड मौजूद है। और इसी तरह एक और प्रोटीन है, फिर से एक प्रोटीन, फिर से प्रोटीन, इस तरह इसके अंदर, इस चैनल के अंदर बहुत से प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ये प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। अब ये जो पहला वाला प्रोटीन जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है उसको नाम दिया गया प्रोटोसिस्टम 1, प्रोटोसिस्टम 2, PS2, इसको नाम दिया गया प्रोटोसिस्टम 2। याद रखिए हमारे पास ये जो तरकर्ड मेम्ब्रेन है यहाँ पे दो प्रोटोसिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दो प्रोटोसिस्टम है, एक प्रोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटोसिस्टम 1 है। दरअसल तो इसको प्रोटोसिस्टम 2 के देना चाहिए था, इसको प्रोटोसिस्टम 1 के देना चाहिए था, मगर ये दूसरे के अपोजिट है। इसका वजह ये सबसे पहले संसारों को पता नहीं था कि यहाँ पे प्रोटोसिस्टम, ये प्रोटोसिस्टम भी है। सबसे पहले उन्होंने ये प्रोटोसिस्टम 1 को डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, इसीलिए इसको प्रोटोसिस्टम का नाम दिया गया। बाद में जब उसको पता चला कि एक और प्रोटोसिस्टम ग्लूकोज तैयार करने के लिए एक चैनल के अंदर मौजूद है तो उन्होंने इसको प्रोटोसिस्टम 2 दिया, डिस्कवरी की बुनियाद पे। ये बात नोट कर लीजिए, डिस्कवरी की बुनियाद पे इसको प्रोटोसिस्टम 2 का नाम दिया। ये ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर पानी मौजूद होंगे, जब सूरज की रोशनी इस ल्यूमन के ऊपर पड़ जाते हैं, इसकी मेम्ब्रेन से पास होके यहाँ पे वाटर है, वाटर की फोटोलाइसिस की जाती है, यानी वाटर की ब्रेकडाउन की जाती है। वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन। जब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है उसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है यह इलेक्ट्रॉन प्रोटोसिस्टम 2 ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटोसिस्टम 2 के पास चला जाता है, प्रोटोसिस्टम 2 की बिल्कुल साथ यहाँ पे प्लास्टोक्वाइनिन एक किस्म का प्रोटीन है जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन कहते हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटोसिस्टम 2 से ले लेते हैं। इसी तरह इसी प्लास्टोक्वाइनिन के साथ एक और प्रोटीन लगा हुआ है जिसका नाम साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स है। ये प्लास्टोक्वाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इस तरह जाते जाते साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स से
प्लास्टोसाइनिन एक प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, फिर इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास करते हैं किसके पास, प्रोटो सिस्टम 1 को दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था काफी एनर्जाइज था, उसके पास एनर्जी थी, रास्ते में आते हुए इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, यह पे इसके ऊपर भी रोशनी पड़ रही है, जैसे उस प्रोटो सिस्टम 2 के ऊपर रोशनी पड़ रही थी, इसके ऊपर भी रोशनी पड़ रही है, और इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, इससे पिगमेंट्स के पास भी मौजूद है। ये जो पिगमेंट्स है इसका काम ये है कि सूर्य की रोशनी को ट्रैप कर ले, ये सूर्य की रोशनी को ट्रैप करते हुए इसको एक बार फिर से एनर्जाइज कर देते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को एक बार फिर एनर्जाइज कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए FD के पास आ जाता है, इन पीरियड ऑक्सीजन के पास आ जाता है, यहाँ से फिर वो बाहर खारिज हो जाता है, बाहर जब खारिज हो जाता है तो यहाँ पे NADP मौजूद है, ये NADP यहाँ पे बहुत से हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस एनर्जी की वजह से एक हाइड्रोजन आयंस इसके पास मिल जाता है, ये क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है, जो कि एनर्जी का एक सोर्स है, एक जरिया है। और इसी तरह यहाँ पे जब वाटर की फोटोलाइसिस हुई, उस फोटोलाइसिस के दौरान यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बन गए। आप समझे कि ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा हाइड्रोजन आयंस से भर जाएगी, बहुत से हाइड्रोजन आयंस के पास है, लाजमी बात है इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए यहाँ पे एक इसी चैनल के अंदर, इसी फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एक किस्म का प्रोटीन लगा हुआ है जिसका नाम ATP संश्लेषण प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है इसका काम ये है कि ATP को तैयार कर ले। किस तरह तैयार कर लेते हैं, जो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं, एक टर्बाइन के तौर पे ये प्रोटीन इस तरह घूम रहा होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह घूम रहा होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयंस उठा करके बाहर खारिज करते हैं ताकि स्ट्रोमा की एसिडिटी भी नॉर्मल रहे। हाइड्रोजन आयंस को बाहर खारिज करते हैं, कहाँ पे खारिज करते हैं, स्ट्रोमा में, तो ये स्ट्रोमा के पास हाइड्रोजन आयंस को बाहर खारिज करते हैं। इस दौरान जब ऐसे पास हो जाता है यह एक ATP और बन जाता है, इसीलिए इसका नाम ATP संश्लेषण रखा, इस प्रोटीन का नाम। यहाँ पे ADP था, इसके पास एक फास्फेट टच हुआ, ATP बना। आप समझे कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी के लिए दो चीजें बन गई, एक ADPH बना और हमारे पास ATP बने। अब ये एनर्जी की एक सोर्स है। आप लोगों ने सुना होगा दो तरह के प्रोसेस चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या नाम देंगे, इसको डार्क रिएक्शन का नाम देंगे या लाइट रिएक्शन का नाम देंगे, जरा सोच ले। यहाँ पे सूरज की रोशनी की वजह से प्रोसेस चल रहा था, तो इसको क्या नाम देंगे, लाइट रिएक्शन का नाम देंगे, क्योंकि ये बगैर लाइट के हो नहीं सकता है। अगर लाइट यहाँ पे ना हो तो ये प्रोसेस नहीं चल सकता, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम लाइट रिएक्शन है। तो ये लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे हो रहा है, एक टॉर्केड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी इस ल्यूमेन के अंदर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन पड़े हुए यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सी ATPs हमारे पास बन रहे हैं, NADPH बन गए, तो ये NADPH और ATPs हमारे पास एक एनर्जी के तौर पे पड़े हुए हैं। अभी किसी भी टाइम चाहे लाइट हो या ना हो, यानी रोशनी हो या ना हो, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है इसको, यानी लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस यहाँ पे चलता है जिसका नाम केल्विन साइकिल है। इसी स्ट्रोमा के अंदर एक किस्म का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम रूबिस्को एंजाइम है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है जिसका नाम रूबिस्को एंजाइम है। ये रूबिस्को एंजाइम इस एनर्जीज को इस्तेमाल करते हुए बाहर से जब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन इसके पास वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है प्रोपेनोज बिस फास्फेट के साथ जब मिल जाता है तो ये एनर्जी इसके ऊपर खर्च होते हुए इसे ग्लूकोज बन जाता है, ये ग्लूकोज बना। इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है। एक बार लाइट रिएक्शन होते हैं, वो ATP और NADPH बनाते हैं, फिर वही ATP NADPH एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ये केल्विन साइकिल चलता रहता है। आप ये समझिए केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है और लाइट रिएक्शन ल्यूमेन के अंदर हो रहा है, टॉर्केड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, टॉर्केड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर सिर्फ इसका फोटोलाइसिस की जाती है। ये ग्लूकोज जब बन जाता है
तो ये फिर प्लांट अपने पास स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं? या तो रूट में स्टोर करते हैं, या पत्तों में, या रूट में स्टोर करते हैं। अभी स्टोर करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टोर जरूर होगा जिसका नाम ल्यूकोप्लास्ट है या फिर ग्लूकोज है। अगर ये ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में बहुत से ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाया तो फिर ये जाके अमाइलेज के पास वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगर इसी ग्लूकोज को मजीद प्रोसेस से गुजारा, उससे कोई लिपिड बनाया या प्रोटीन बनाया तो फिर वो इन दो ल्यूकोप्लास्ट के पास जाके वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ तक हमारे क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो इल्म था, जो स्टडी थी, हम लोगों ने कंप्लीट की। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने लिखा है रेस्पिरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस, ये दो अलग अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिए। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, ये देखिए क्या ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। जब ये मिल जाता है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, यानी छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। इससे क्या बन जाएगी? इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी प्लस वाटर बन जाएगी और साथ ही एनर्जी बन जाएगी। एनर्जी नहीं देते हैं। ये काम कहाँ पे हो रहा है? रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हम लोग नाश्ता करते हैं, खुराक करते हैं, ये खुराक जाके छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है ग्लूकोज की शक्ल में, फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं और एनर्जी। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, ये मैं एनर्जी की बदौलत पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे बॉडी में एनर्जी ना होता मैं नहीं पढ़ा सकता। ये एनर्जी मेरे पास कहाँ से? ये एनर्जी रेस्पिरेशन की बदौलत मैंने नाश्ता किया, प्रोटीन लाई या जो भी चीज़ मैंने खाया खुराक के तौर पे, ये ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास गए। माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको छोटे टुकड़ों में तकसीम करके जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से हमें खारिज हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने खारिज कर दिया, एक जेल कर दिया और प्लस ये एनर्जी जिसकी बदौलत मैं भी पढ़ा रहा। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वही चीजें जो ग्लूकोज टूट जाता है उससे जो चीजें बन जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में वही चीजें आपस में मिल जाते हैं। किसकी मदद से? सूरज की रोशनी की मदद से जब मिल जाते हैं उससे ग्लूकोज बन जाता है। यानी आप ये समझे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना हमें एनर्जी दे देता है, एनर्जी को खारिज कर देता है, केमिकल से एनर्जी को खारिज करता है, केमिकल को तोड़ के इस एनर्जी को खारिज करता है। मगर फोटोसिंथेसिस एनर्जी ले रहा होता है, केमिकल के अंदर स्टोर कर देता है। सूरज की एनर्जी को लेके यानी लाइट एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अपोजिट करते हैं, केमिकल एनर्जी को यानी केमिकल को तोड़ के इस एनर्जी को बाहर खारिज कर देते हैं। ये तो अपोजिट काम हो रहा है। बाकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स। यहाँ तक हमारा प्लास्टिड के बारे में चैप्टर यानी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो याद रखना। अल्लाह हाफिज़।